पहली बात तो ये कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक नोज की टिप से शुरू हो रहा है और एल्वुलस तक जा रहा है, इट्स अ वेरी लेंथी ट्रैक. I have always thought about it. What if Allah Jalla Shanu has provided alveoli just behind the nose? एक मेरे ज़हन में हमेशा बात आती है कि इतनी नीचे जाके एल्वुलाई बनाए हैं, तो व्हाट इफ नोज के पीछे लगा दिए जाते. जगह है वैसे, ये पीछे नेजोफेरिंक्स खाली है सारी, तो वहां पे जरा पुट इन कर दिए जाते. वहां खाना भी नहीं जाना है, ऊपर से माइंड से भी कोई चीज डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर रही वहां पे. सो शायद इतनी जगह थी कि वहां से यहीं से बस सांस लेते और निकल जाते हैं यहाँ से. इतना लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो नेचर ने हमें बना के दिया है, ऑफ कोर्स इट नेचर इज परफेक्ट, वो तो एक हमारी सोच है ना एक. लेकिन इस डिफरेंट एंगल से मैं आपको मैं सोच क्यों शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये बात मैं नहीं भी बताता आपको. मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ऑलवेज ट्राई टू थिंक फ्रॉम मेनी एंगल्स. सिर्फ बुक से पढ़ के मान ना जाया करो कि ये लिखा है भाई इसको ऐसे ही करना है. डिफरेंट एंगल से सोचने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपका ना ये ओपन होता है, आपको चीजें समझ आनी शुरू होती हैं. हर चीज बुक में लिखी नहीं मिलेगी लाइफ के अंदर, लेकिन जब डिफरेंट एंगल से चीजों को देखना शुरू कर दोगे ना, तो फिर उनके आंसर ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा. जब चीजों को तो पहले चीजों को जिन्होंने लिखी है उन्होंने रिसर्च करके लिखी है. ये बुक्स जो हैं, गाइटेंस, द गेनोंग्स एंड वट एवर, जितनी भी बुक्स मौजूद हैं, ऑल आर रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स. दे हैव प्रूव्ड इट फर्स्ट इन द लैब एंड देन दे हैव रिटन इट फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स टू फॉलो इट. बट you should remember that this is a precise concept, but always try to think what they have thought. उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने ये बात कहां से उनके जहन में आई, वो भी ह्यूमन बीइंग्स थे और आज से बहुत पहले के थे. आपको पता है, आप गूगल पे जाके सर्च भी करें, द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, द ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस इन द कमिंग जनरेशंस. द पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट. यस, देयर आर जेनेटिक चेंजेस इन्वॉल्वड इन दैट एज वेल, लेकिन उसको अपने फायदे के लिए भी तो इस्तेमाल करें ना. इंटेलिजेंट लोग और नॉन इंटेलिजेंट लोगों के में क्या फर्क है? द इंटेलिजेंट पीपल दे ट्राई टू थिंक इन डिफरेंट वेज. वो सिर्फ बुकिश होके नहीं चल रहे होते. बात वही है, बुकिश में बात बिल्कुल परफेक्ट लिखी हुई है, लेकिन उसको सोचो तो सही कि ऐसा क्यों नहीं है, और नहीं उसका आंसर मिल रहा तो पूछो आके टीचर से. हो सकता है टीचर को पता हो ना पता हो, लेकिन एटलीस्ट टीचर उसको सर्च करके आपको बता सकते हैं. लेकिन ट्राई टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. इतना लंबा ट्रैक क्यों दिया गया है? जिस अल्लाह ने ये ट्रैक बनाया उस अल्लाह ने हवा भी बनाई. अल्लाह ताला को ये बात पता थी, हमेशा से अल्लाह ताला के इल्म में मौजूद थी कि दैट एनवायरनमेंट विल बी फुल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. इट कैन नेवर रिमेन क्लीन, स्पेशली कमिंग ईयर्स लेटर ऑन. स्टार्ट में तो फिर जब फैक्ट्रीज और व्हीकल्स नहीं थे तो बहुत बेहतर एनवायरनमेंट हुआ करती थी. अब ये स्मॉग और वट एवर, ये सारे इश्यूज क्यों खड़े हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल पार्ट टेकिंग प्लेस अराउंड अस. तो जब एनवायरनमेंट ऐसी है, तो जब दोनों चीज़ों का बनाने वाला एक ही है, तो अल्लाह ताला ने बहुत पहले से, जब से अल्लाह ताला ने हमें बनाया, तो तब से ही इतना लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्यों रखा गया, इतना टाइम क्यों दिया गया एयर को पहुंचने में, क्लीन हो जाए. द इंपॉर्टेंट पर्पज, अगर एल्वुलाई यहीं लगे होते तो उसका एक नुकसान क्या होता, हमारे एल्वुलाई बहुत जल्दी डिफेक्टिव हो जाते. दे वुड बी फुल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स जस्ट 1 or 2 in 1 or 2 years. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट क्लीन्स द एयर in this whole long respiratory tract? The mucus. Yes, the wetness of this tract, very critical, very critical. अगर खुदा ना खास्ता किसी का रेस्पिरेटरी ट्रैक किसी डिजीज की वजह से ड्राई होना शुरू हो जाए, वेरी बैड न्यूज फॉर दैट पेशेंट, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल ड्रेन नहीं होने वाले. नोज करती है हेयर्स की वजह से, नोज में इतना ज्यादा वो म्यूकस का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, और लार्ज डस्ट पार्टिकल को करती है जो आपके नेजल पाथवेज होते हैं. लेकिन जो उसके पीछे बात चली जाती है, तो वहां पे तो हेयर्स नहीं है, वहां पे तो सिर्फ म्यूकस ही म्यूकस है. और म्यूकस सिर्फ उसको क्या करता है, गीला, आपको पता है, वाटर, जैसे हम कोई कपड़ा धो सकते हैं गीला करके, सिमिलरली एयर वॉश आउट हो जाती है. ओके, अब इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि गैसियस एक्सचेंज कहां पे होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक? रेज योर हैंड, raise your hand please. Yes बच्चे. Alveolar level, any other level than alveoli? It begins from the level of bronchioles, जो कि उससे पहले आते हैं. लेट मी टेल यू, मैं क्लियर करता हूं, सुनो बात गौर से सुनो. मैं नाम बोल रहा हूं तरतीब से. ओपनिंग्स, देन नेजल पाथवे, नोज का नेजल पाथवे, पीछे चला गया नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स जिसमें माउथ का बैक आ गया. फेरिंक्स इज योर थ्रॉट, बेसिकली द कॉमन लेमैन लैंग्वेज ऑफ थ्रॉट. नेजोफेरिंक्स नोज के पीछे वाला गला,
ओरोफेरिंक्स माउथ के पीछे वाला गला, लेरिंजियोफेरिंक्स लेरिंक्स के पीछे वाला गले का पार्ट. Larynx is what? Upper dilated part of trachea. Then comes the trachea, then comes the two bronchi, right and left bronchi. Right goes into right lung, left goes into left lung. Then comes these are the primary bronchi. Then comes secondary bronchi, then comes tertiary bronchi. The number is increasing. उसके बाद bronchi से आगे चलते हैं तो क्या आते हैं? Bronchioles. There are two types of bronchioles. The first one are called terminal bronchiole. And then the next one are called respiratory bronchioles. अब इनका नाम ही समझो यहां पे. टर्मिनल ब्रोंकियोल से लगता है कि लास्ट है, टर्मिनल का तो मतलब ये होता है, लेकिन टर्मिनल के बाद भी है, तो लास्ट क्यों नाम इनको दिया गया? ये वो लास्ट पार्ट है जहां पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो. एब्सोल्यूट. और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल इज द फर्स्ट पार्ट जहां तीन चीजें हैं जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है. थ्री थिंग्स. नंबर वन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो पहले आते हैं. उसके बाद एल्वियुलर डक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर लीडिंग टू एल्वियोलाई. उन डक्ट्स की वॉल में भी होती है गैसेस एक्सचेंज. एंड देन द लास्ट बट नॉट एंड द मेन पार्ट ऑफ कोर्स इज एल्वियोलाई. देयर आर मिलियंस ऑफ दीज. इफ द एमसीक्यूज अपीयर्स लाइक दिस, द मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, द आंसर इज एल्वियोलाई. The part of respiratory tract where gaseous exchange take place is called air sac. Then air sac is combination of three things. Name them. Respiratory bronchiole, alveolar ducts, alveoli. All three in combination are called as air sac, the functional unit of the lungs. Now, did you get the concept of this? How they become the functional unit of lungs? और MCQ आए तो उसको कैसे हैंडल करना? I hope you people will handle that. एक ही ऑप्शन है, सिर्फ स्टेटमेंट में मेन का वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है. मेन का लिखा है तो एल्वियोलाई आंसर, मेन का नहीं लिखा तो कौन आंसर है? एयर सैक इज द आंसर. अगली इंपॉर्टेंट बात, मैं डेड स्पेस की तरफ ही आऊंगा. अगली इंपॉर्टेंट बात, व्हाट मेक्स रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई, what gives them the property that they can exchange the gas? उनमें ऐसा क्या है जो बाकी ऊपर वालों में नहीं? Raise your hand please. I will appreciate it. Something. कितनी thinness? 1 cell. This is important. Respiratory bronchioles वो part है, from there onward the thickness of the wall is only 1 cell thick now. And if it is 1 cell thick, then the gaseous exchange can easily take place. Above that, the terminal bronchioles and above, there was no 1 cell thickness, more than 1 cell thickness. And it, अच्छा, उसका प्रॉब्लम क्या है? 1 cell thickness का प्रॉब्लम क्या है? देखो एक्सचेंज क्या होना है? ऑक्सीजन और CO2 नेचर में क्या है? लिपिड सॉल्युबल, दे कैन एक्सचेंज एनीवेयर. लिपिड सॉल्युबल के लिए बैरियर तो नहीं होता. यू पीपल रिमेंबर दैट, आई टॉट यू द अर्लियर पार्ट, सेल फिजियोलॉजी में बात की थी हमने. So the lipid soluble things can cross any, तो यहां से भी जा सकती हैं, लेकिन इतनी लंबी सेल लेयर्स हैं तो टाइम इतना लगता है कि they do not cross that. They try it, but they do not. They are unable to cross that, so it happens in the downside. तो वो पार्ट, चलो मैं ऐसे बोल लेता हूं, the respiratory tract minus air sac. गौर से सुनना. The respiratory tract from tip of the nose till alveoli minus air sac is equal to dead space. मुझे कोई डिफाइन करेगा? So what is dead space? आसान वर्ड्स इंग्लिश में समझो. नॉन फंक्शनल पार्ट, बिल्कुल सही है, या द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक वेयर गैसेस एक्सचेंज डज नॉट. इसीलिए तो नाम डेड का लग रहा है. ये डेड का कॉन्सेप्ट समझो क्या है. डेड डज नॉट मीन दैट द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज डेड. रेस्पिरेटरी ट्रैक कैन नॉट बी डेड टिल द पर्सन इज अलाइव. It is always alive. The cells are functioning. The mucus is formed. It is for going upwards. The cilia are functioning. Everything is absolutely perfect. Dead इसलिए बोल रहे हैं कि उस एयर का बॉडी को फायदा नहीं है. That's why we are calling it dead. और फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि बस फिल ही कर रही है, ब्लड को नहीं मिल रही है. सो पहली बात समझ आ गई. डेड स्पेस की दो टाइप्स हैं. अब मैं देखता हूं कि आप में से कौन इसको बताता है. इट विल बी इंटरेस्टिंग.
इसकी मतलब टाइप्स तो मैं नाम बता देता हूं, इसको डिफाइन कौन करता है, समझना इसको। एनाटॉमिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब सुनो, अब इस बात को ऐसे डिस्कस कर लेते। इन्होंने ये बताया एनाटॉमिकल वो जो अभी मैंने आपको बताई है, ये एनाटॉमी ही ऐसी बनी है कि इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। एनाटॉमिकल इज समथिंग वी आर प्रोवाइडेड विद 4 limbs, थ्रू आउट द लाइफ वी विल हैव 4 limbs। ये हमें मिला है और ऐसे ही चलेगा आगे। बिल्कुल इसी तरह यही वाली बात है। एनाटॉमिकल है, बाय बर्थ हमें मिली, कि उसमें क्या था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का वो पार्ट जो गैसेस एक्सचेंज कर रहा था, उसके बगैर वाला सारे का सारा क्या था। तो दिस नॉर्मल डेड स्पेस इज बेसिकली विच डेड स्पेस, एनाटॉमिकल। अब ये बात है जो गलत बताई जाती है वाईवे में, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेता हूं, जो बेटी ने बताया इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस द पार्ट ऑफ एयर सैक which is not participating in the gaseous exchange। मैं एमसीक्यू की तरफ भी आता हूं, जो एमसीक्यू आएगा अभी आपको। क्या कह रहा हूं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस, ये ना मिस कर देना बस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम यूजुअली फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को यही समझ लेते हैं कि ये एयर सैक बोलता हूं, एयर सैक का वो पार्ट जो गैसियस एक्सचेंज में किसी वजह से, ऑफ कोर्स वो वजह डिजीज ही होगी, किसी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो हम क्या कहते हैं, वो फिजियोलॉजिकल है। हाँ वो है, लेकिन उसके साथ एनाटॉमिकल उसमें प्लस है। सो इन अ नॉर्मल पर्सन कैन देयर बी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस? नो। नॉर्मल से मुराद नॉन डिजीज, नॉन रेस्पिरेटरी डिजीज पर्सन, देयर विल बी नो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। यस, देयर आर चांसेस ऑफ 1 to 2%, नॉर्मल में भी होता है, वो मैं किसी और जगह बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तक इतना ही समझ लो। And in the normal person, is there anatomical dead space? Please say yes. Normal person में anatomical dead space तो हमेशा रहेगी। अब अगली बात, अब MCQ की तरफ, if there is a physiological dead space, then what's the answer of the MCQ? Option 1. PDS for physiological dead space, ADS for anatomical dead space. आंसर बताओ। If there is physiological dead space, then the physiological dead space is always greater than anatomical dead space, क्योंकि anatomical तो उसका पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट बात, यही MCQ है आपका। अगर आप इसको एक डिफरेंट कंकॉर्डेंट्स में याद रख लेंगे ना, तो फिर आप दोनों को इक्वल कर देंगे। ये कभी इक्वल नहीं होते, क्योंकि जिस बंदे के खुदा ना खास्ता रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल या एल्वुलर डक्ट्स एल्वुलाई में प्रॉब्लम हो गई है, उसका एनाटॉमिकल तो अभी भी डेड ही है, तो वो तो शामिल रहेगा ही रहेगा। अब उसमें मजीद क्या चीज ऐड हो गई है कि जो नहीं होनी चाहिए थी, एयर सैक का भी कुछ पार्ट ऐड हो चुका। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर दैट पेशेंट। मैं तो पेशेंट ही कहूंगा इसको, ये डिजीज में होता है। यहां तक बात समझ आ गई? डेड स्पेस के बारे में बता सकते हो? डेड स्पेस को मैयर कैसे करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मेजरमेंट तो होनी चाहिए इसकी। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, एक टर्म है वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन किसको कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ एयर, दैट्स इट। कहते हैं ना यार वेंटिलेशन, वेंटिलेटर खोल दो यार, हबस हो रही है, वेंटिलेटर खोल दो, एक्सचेंज होना। वेंटिलेशन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वेंटिलेशन हमारे लिए मैटर करती है ना, एल्वियोलर वेंटिलेशन। ये ऊपर वाले सारे पार्ट्स का जो डेड स्पेस में शामिल हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट फॉर देम? एल्वियोलाई, यहां पहुंचानी है। सो द पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट which we should be dealing with is the alveolar. We should know what is the value of alveolar ventilation. Okay, नॉर्मल वेंटिलेशन कैसे मेजर करते हैं? कितना लेते हैं? एक सांस के साथ कितनी हवा अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेकर आते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और जाहिर है जब हमने इसको मेजर करना है तो कोई टाइम का यूनिट देना पड़ेगा, जैसे कार्डिक आउटपुट में देते हैं 1 मिनट का, तो यहां भी कर लेते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी हवा एक्सचेंज करते हैं हम? सो द टाइडल वॉल्यूम मेजर्ड मल्टीप्लाइड बाय
रेस्पिरेटरी रेट। क्या करें, एक सांस में कितना लेके जाते हैं और एक मिनट में कितनी दफा सांस लेते हैं। सो द टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml, द रेस्पिरेटरी रेट इज 12 to 15, varies, so we take it 12, so it comes out to be 6000 ml per minute, or 6 liter, we exchange 6 liter of air in 1 minute with the atmosphere per human being, per minute. Just imagine the amount of air right now all the human beings across the globe they are exchanging. Just consider that. तो कहां तक ये पर ह्यूमन बीइंग पर मिनट है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अब एक मिनट, लेट मी स्टॉप यू हियर। ये 500 ml क्या है? The total amount of air we are exchanging with the environment. But is this whole 500 reaching the alveoli in one breath? सवाल गौर से सुनो। Is this whole 500 ml reaching the alveoli with one breath? It's not possible. Again, the factor is dead space. यार सांस लेने में, मुझे एक बात बताओ, अगर 12 दफा सांस लेते हैं एक मिनट के अंदर, इसका मतलब है 12 दफा सांस ले रहे हैं 60 सेकंड में, ये हो गया ना 12/5, तो इसका मतलब है 5 सेकंड लग रहे हैं एक दफा सांस लेने में, अगर नॉर्मली ले रहे हैं। इसमें सांस लेने से मुराद है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कंप्लीट, सिर्फ एक पार्ट नहीं शामिल, तो इतने ही लगते हैं, 5 सेकंड तो लग ही जाते हैं। ये बहुत कम टाइम है 5 सेकंड कि पूरी 500 ml अंदर भी जाए और पूरी 500 ml बाहर भी है। तो एग्जैक्टली एल्व्यूलर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मैयर इस फॉर्मूले के तहत नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज मुझे करनी है, इस टाइडल वॉल्यूम में से मुझे क्या माइनस करना है? डेड स्पेस माइनस करनी। फिर मैं मल्टीप्लाई इसको कर दूं, ब्रैकेट में कर दूं, फिर मैं रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई करके, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब चलेगा। तो इसका मतलब है फिर इंपॉर्टेंट बात क्या रह गई? हाउ विल वी मेजर दी डेड स्पेस? ये मैं एक और तरीके से आ रहा हूं इस तरफ कि डेड स्पेस मेजर क्यों करनी है, ये मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं। बुक में उल्टा लिखा हुआ है, बुक में पहले डेड स्पेस मेजर की है उसने, लंबा चौड़ा 1-1.5 पेज लिखा हुआ है, एंड पे जाके लिखता है कि ये काम क्यों किया। मैं आपको पहले आपके जहन में इंपॉर्टेंस क्रिएट करूं ताकि आप में इंटरेस्ट तो हो कि हम डेड स्पेस कर क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस। और ये क्यों मेजर करना है? यही तो है वो जो मैटर करता है। बॉडी को तो ये मिलने वाला है हर सांस के साथ, 1 मिनट के अंदर। अब 500 में से कितना माइनस करना है, उसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है उसको कहते हैं, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, उसको ग्राफ में जैसे कहते हैं नाइट्रोजन मेथड। नाइट्रोजन मेथड। मुझे एक बात बताओ, इधर मेरी तरफ जाओ, मेरी तरफ फोकस करो, ये बुक में लिखा हुआ जो मैं बनाने लगा हूं, इसको समझ लो। सिर्फ मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में ये काम करवाना है आपको। जब हम नॉर्मल सांस अंदर लेकर जा रहे हैं, देयर हाउ मच ऑफ नाइट्रोजन वी आर टेकिंग इन? 79%, 78%, and 21 to 22% is oxygen and 0.003% CO2. You already know that. Very good. So if I am going to measure the dead space, then the major gas which may help me in that regard is the one which we are taking in the highest amount. So that's why it is called nitrogen method. पहली बात तो ये सिंपल कर लो। लेकिन अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मिक्स है, सेपरेट तो है नहीं। हमारी नोज भी चूज नहीं कर सकती कि मैं नाइट्रोजन अंदर लेके जाऊं या ऑक्सीजन लेके जाऊं, जो मिल रहा है लेके जाएगी। इसलिए गैसियस पॉइजनिंग इज सो मच डेंजरस बिकॉज आवर नोज कैन नॉट अप्रिशिएट बिटवीन डिफरेंट गैसेस, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट, कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट। आवर आईज कैन, बट वी कैन नॉट सी द गैस। सो वट एवर द पॉइजन इज इन द एयर, वी हैव टू इनहेल इट, अनफॉर्चुनेटली। सो इसीलिए ये इतनी मिक्सिंग है, मॉलिक्यूल्स है ना गैसेस के, मिक्स हुए हुए हैं। तो नाइट्रोजन मेथड में अगर सिर्फ नाइट्रोजन मेजर करनी है, उसकी हेल्प से लेना है, तो इसका मतलब है पहले इसको सेपरेट तो करना पड़ेगा। उसको करने का आसान है। अब सोच, मैं ये पता क्या बता रहा हूं आपको, ये बुक में ऐसा नहीं लिखा, मैं आपको वो बता रहा हूं कि जिसने पहली दफा सोचा उसने इसको कैसे सोचा होगा, उसके दिन में ये बात कहां से आई होगी कि कैसे मेजर की जा सकती है। वो भी कोई हमारे जैसा ही था, लेकिन उसने डिफरेंट एंगल से सोचा, उसको बात पता चल गई। उसने किया क्या पता, उसने कहा एक बंदे को ना सिर्फ एक सांस के लिए, ओनली फॉर 1 ब्रेथ,
उसने उसको 100% ऑक्सीजन दी। ट्वेंटी 1% एयर में, तो ज़ाहिर सिलेंडर लगाया होगा, मास्क फिट किया होगा। आपको पता है जितना ये एमरजेंसीज में जब आपने देखा होगा ऑक्सीजन लगी हुई है पेशेंट को, सिलेंडर 100% जा रही है, 100%। यहाँ पे एक वो क्वेश्चन भी आएगा, समवन जस्ट टोल्ड के प्रेशर ना बढ़ जाए एल्वेओलाई में, मैं एड्रेस करता हूँ यहाँ पे। उसने उसको एक सांस के लिए 100% दी और उसके बाद उसने कहा 1 मिनट सांस रोको, नॉर्मल सांस लेनी, जोर नहीं लगाना, नॉर्मल सांस ली, 100% ऑक्सीजन पे उतार के उसने साथ ही एक ऑक्सीजन मेजरमेंट का ना इंस्ट्रूमेंट फिट कर दिया। मतलब उसमें आग कुछ नहीं रहा था, उसने सिर्फ एक्सेल करना था, उसने सिर्फ सांस निकालनी थी अपनी। बात समझ गए? ये समझो प्लीज इसको। क्या किया? इंस्पायरेशन ऑफ 100% ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 ब्रेथ एंड देन जस्ट रिमूव द माउथ पीस एंड पुट इट अ न्यू वन, और उसमें सिर्फ उसने एक्सेल करना था। और वो कनेक्टेड कहां से था? वो नाइट्रोजन मीटर से कनेक्टेड था। वो सिर्फ क्या मेजर कर रहा था? नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन, दैट्स इट। अब हुआ क्या, इधर देखो जरा गौर से, हुआ क्या इसमें? पहला ग्राफ का मैं थोड़ा सा पार्ट छोड़ रहा हूं, ये वो पार्ट है जिसमें उसने 100% ऑक्सीजन इनहेल की है। ये ग्राफ एक्सेलेशन के लिए, ये नाइट्रोजन मीटर पे जो हमें मिलेगा। तो क्या होना शुरू हुआ? पहले इनहेल किया, कुछ देर तक तो नाइट्रोजन आई नहीं। क्यों? क्योंकि 100% ऑक्सीजन ने डेड स्पेस को कवर किया हुआ था, वही निकल रही थी पहले, जो बाद में जाएगी वही पहले निकलेगी। बात समझ आ रही है? तो बिल्कुल इस तरह, इसमें कुछ भी नहीं है, ग्राफ फ्लैट रहा। नाइट्रोजन मेजर कर रहा है, नाइट्रोजन, थोड़ी देर बाद नाइट्रोजन आनी शुरू हो गई, वो जो पहली पिछली सांस में अंदर गई हुई थी, और वो आते 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 एक लेवल आया, उसके बाद वो भी फ्लैट होगी क्योंकि वो बैलेंस हो गई, और तो थी भी, उससे आगे आ ही नहीं सकती थी। अब उसने इस ग्राफ को क्या बोला? उसने बोला कि यार ये वाला एरिया जिसमें पहले नहीं आई, इसको उसने ग्रे एरिया बोल दिया ग्राफ का, और ये वाला एरिया जिसमें नाइट्रोजन आई, इसको पिंक एरिया बोला। और उसने कहा इसको मैयर कैसे करेंगे? उसने कहा इसको मैयर ऐसे करेंगे, दी ग्रे एरिया डिवाइडेड बाय ग्रे प्लस पिंक एरिया इनटू टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम अगर मिनट ना, मिनट वो सांस के साथ आ गया ना, कितना सांस अमाउंट कितनी, ग्रे एरिया डिवाइड। उसने फिर इसकी हाइपोथेटिकल वैल्यू भी बुक में लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल इट केम्स आउट टू बी 30, द ग्रे 30 एंड पिंक वाज 70। उसने इस एरिया को प्लस किया हुआ है, एंड देन इट केम आउट टाइडल वॉल्यूम, इसको मेजर किया है, इट केम आउट टू बी, ये कितना निकल आया? 350 ml, और सॉरी 150 ml। ये थी डेड स्पेस की वैल्यू जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से उसको मिली। कितनी वैल्यू मिली? 150 ml। तो टाइडल वॉल्यूम में से क्या निकालें फिर? 500 में से बोलो 150, कितनी बची? 350 इंटू 12, ये निकलेगी 4.2 लीटर और 4200 ml। ये है एल्वियोलर वेंटिलेशन, कि हम लेके तो जाते हैं 6000, लेकिन एल्वियोलाई को तो सारी नहीं मिल रही, तो डेड स्पेस वाली निकाल के बाकी कितनी बच रही है? 4200 ml और 4.2 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये वो चीज है जो मैटर करती है, जो हमारी बॉडी को मिल रही है 1 मिनट के अंदर। इसमें मिनट यूनिट है, ये नहीं भूलना, एक सांस यूनिट नहीं है यहाँ पे। द मेथड टू मेजर इट इज नाइट्रोजन मेथड, और नाइट्रोजन मेथड में नाइट्रोजन तो दी नहीं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग। What is given to the patient? 100% oxygen just for 1 breath, and then put it on the accelerator, something else, and और ये हो सकता है, किसी में भी किया जा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि पेशेंट को नुकसान भी नहीं दे रहे हैं बल्कि उल्टा 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बस ये मैटर करता है इस ग्राफ में, ये यहाँ पे, सॉरी, इसके वाई एक्सिस के साथ दिस इज वेंटिलेशन, कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर उसको जा रही है, उसी हिसाब से नाइट्रोजन इसमें मेजर करो। ये टाइम के साथ चल रहा है। क्लियर हो गया डेड स्पेस का कॉन्सेप्ट? बाय द वे, via this method, which dead space we can calculate? Anatomical, physiological, or both? Viva question. We can only calculate anatomical dead space. ये जो 150 ml वैल्यू निकली है ना, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ऊपर तक की है। वैसे आपस की बात है, ये 500 ml में से
डेड स्पेस थोड़ी है या एल्वुलाई का पार्ट थोड़ा है? डेड स्पेस, ये जरा समझ लो इसको। एल्वुलाई वाला पार्ट सारा 350 ml बनता है। आपके जहन में वो तो सबसे इतने छोटे होते हैं, वो ज्यादा बहुत है ना। उनका अगर सरफेस एरिया खोला जाए ना, आपको पता है हमारे एल्वुलाई में जो कैपिलरीज हैं जो उनको सप्लाई करती हैं, समझने के लिए बता रहा हूं कि वो कैपिलरीज का सरफेस एरिया कितना है। उन कैपिलरीज को अगर साथ मिलाया जाए ना, एक ये इतने ही लेक्चर हॉल जितना बड़ा हॉल बन जाएगा। उन सिर्फ एल्वुलर कैपिलरीज की बात कर रहा हूं, अगर उनको सबको कनेक्ट कर दिया जाए ना, तो इतना बड़ा, इतने बड़े एरिया का हॉल बन जाएगा। एक बंदे के एल्वुलाई की कैपिलरीज की बात कर रहा हूं। एंड जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला ने देखो कितने जबरदस्त तरीके से इतनी छोटी सी जगह पे फिक्स किया हुआ। तो एल्वुलाई का एक्चुअली सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई उनमें एयर 350 ml। ये समझने के लिए आपके जहन में आया यार नोज से लेके नीचे तक सिर्फ 150 और नीचे जो इतना छोटा सा एरिया में 350, वो इसलिए क्योंकि देयर आर ह्यूज इन नंबर्स, दो माइक्रोस्कोपिक येट ह्यूज इन नंबर। क्लियर हो गया? तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका। स्पायरोमीट्री, स्पायरोग्राम ड्रॉ कैसे करनी आनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें स्पायरोमीट्री से मैयर होती हैं, कौन सी स्पायरोमीट्री से मैयर नहीं होती, जो नहीं होती हैं उनको कैसे मैयर करना। हीलियम डाइल्यूशन से एक ही चीज होती है एफआरसी, अदर टू आर इनडायरेक्टली मैयर्ड। और जिस चीज में रूल क्या है, जिस चीज में रेजिडुअल वॉल्यूम शामिल है वो हम स्पायरोमीट्री से मैयर नहीं कर सकते। एक रेजिडुअल वॉल्यूम खुद, एक टोटल लंग कैपेसिटी एंड दी फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, इन सब में रेजिडुअल वॉल्यूम शामिल है। और एफआरसी इज द ओनली थिंग व्हिच वी कैन मैयर बाय द हीलियम डाइल्यूशन मेथड। ड्रॉ करना आना चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए, एमसीक्यू भी, एससीक्यू भी, प्रैक्टिकल भी, तीन चीजें शामिल है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने कौन सा किया, डेड स्पेस, कॉन्सेप्चुअल है, वाइवा क्वेश्चन। रिटर्न में आ गया, यू पीपल विल बी वेरी लकी। रिटर्न में आसान सवाल, बहुत आसान, पांच नंबर का पूरा सवाल है, नंबर कटने का तुक ही नहीं बनता इसमें। और इसके साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट क्या किया डेड स्पेस के साथ, जो मैंने आपको पहले करवाया, एल्व्यूलर वेंटिलेशन। इसको एक और टर्म भी लिखी होती है, मिनट एल्व्यूलर वेंटिलेशन, सेम थिंग। एल्व्यूलर वेंटिलेशन 1 मिनट इज मिनट एल्व्यूलर वेंटिलेशन। फर्क क्या है, क्योंकि all the air is not reaching the alveoli, that's why we cannot take tidal volume as our unit. We have to minus it, और वो माइनस डेड स्पेस मैयर कैसे की, वाया दी नाइट्रोजन मेथड। आपका क्वेश्चन? गुड गुड, ये वेरी गुड। ये मैं अगली बात ये बताने लगा था, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो जिस तरीके से मैयर करते हैं उस मेथड का नाम है बोहर्स मेथड। वो नाइट्रोजन मेथड उसमें यूज नहीं होता। क्या नाम है उसका? बोहर्स मेथड। मैं करवाऊंगा किसी और टॉपिक में वो आएगा, वरना भी एक और चीज शुरू हो जाएगी, वो उसमें इंक्लूड होगा, उसमें मैं इंशाल्लाह डिटेल से करवाऊंगा। करवा में कुछ और रहा हूँ, मैं आपको वहां पे बताऊंगा, ये देखो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मैयर हो गई। सो anatomical dead space is measured by nitrogen method and the physiological dead space is measured by Bohr's. Thank you.